हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइए देखते हैं। सार्वजनिक व्यय का आकार, अधिकतम सामाजिक लाभ। 1920 के दशक में एच डाल्टन के बाद पिगो मसग्रेव द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। यह सुझाव देता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यह मानते हुए कि संपूर्ण व्यय कराधान द्वारा पूरा किया जाता है, कराधान की सीमा सार्वजनिक व्यय के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय बढ़ता जाता है, उसका सीमांत सामाजिक नफा या लाभ घटता जाता है, और जैसे जैसे कराधान बढ़ता जाता है, उसका सीमांत सामाजिक त्याग बढ़ता रहता है। शुद्ध सामाजिक लाभ और एमएसबी माइनस शून्य बिंदु से गुजरते हुए एमएसएस उच्च धनात्मक से उच्च ऋणात्मक तक घटता जाता है। जब शुद्ध सामाजिक लाभ वही एनएसबी इक्वल टू एमएसबी माइनस शून्य बिंदु से गुजरते हुए एमएसएस उच्च धनात्मक से उच्च ऋणात्मक तक घटता जाता है। जब एनएसबी इक्वल टू 0, एमएसबी इक्वल टू एमएसएस, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एमएसबी इक्वल टू एमएसएस और एमएसबी इक्वल टू एमएसएस, एनएसबी इक्वल टू 0, ठीक है। जब सार्वजनिक व्यय का आकार उस स्तर पर होता है जहां एमएसबी इक्वल टू एमएसएस होता है, इसलिए कराधान और व्यय को इस स्तर तक ले जाया जाना चाहिए एवं आगे नहीं ले जाना चाहिए। पिगो का विचार था कि करों का संग्रह किया जाता है एवं शासित के हित में खर्च किया जाता है। इसे अधिकतम समग्र कल्याण कहा जाता है। इसका अर्थ है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत 2 बुनियादी आर्थिक कानूनों द्वारा शासित होना चाहिए। पहला है सीमांत उपयोगिता में कमी और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता में कमी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे देखिए। सीमांत उपयोगिता में कमी और सम सीमांत उपयोगिता में कमी। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत 2 बिंदुओं पर आधारित होता है, सीमांत उपयोगिता में कमी और सम सीमांत उपयोगिता। आगे देखते हैं। सार्वजनिक व्यय का आकार, बजट अधिकतमीकरण, जो निस्कैनन का बजट था, जो मॉडल 1971 में दिया गया था, वो पॉइंट देखते हैं। लोग वोट डालते हैं, ठीक है। लोग वोट डालते समय उतने ही विवेकशील होते हैं जैसे वे सामान चुनते समय होते हैं। लोग जब इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, लगभग अभी मेरी उम्र के सभी बच्चे देते होंगे इलेक्शन में वोट, तो जैसे वे सामान चुनने के समय विवेकशील होते हैं ना कि ये सामान मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये सामान मैं ले लूँगी तो मेरे को ये फ़ायदा करेगा, वैसे ही वोट डालते समय भी हम उतने ही विवेकशील होते हैं। वोट उस इंसान को देंगे जिससे हमें फ़ायदा हो, जो हमारे कल्याण के लिए काम कर सके, ठीक है। तो लोग वोट डालते समय उतने ही विवेकशील होते हैं जैसे वे सामान चुनते समय होते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि लोग स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। एक्चुअल में हम लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ से प्रेरित हैं। आगे देखते हैं। आगे इस सिद्धांत में 3 पक्ष हैं, मतदाता, कानून निर्माता और कार्यपालक। इस सिद्धांत में कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष है, मतदाता, कानून निर्माता और कार्यपालक, ठीक है, और जिसे नौकरशाह भी कहते हैं। निस्कैनन के अनुसार तर्कसंगत नौकरशाह हमेशा एवं सर्वत्र अपने विभाग के बजट को बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे। निस्कैनन के अनुसार जो तर्कसंगत नौकरशाह है वो हमेशा अपने विभाग के बजट को बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि इससे उनकी शक्ति बढ़ जाती है। वे समाज की कीमत पर राज्य के विकास में योगदान देंगे। यह पार्किशन के नियम के समान है, जो कहता है कि कार्य का विस्तार उसके पूरा होने के लिए उपलब्ध समय को भरने हेतु होता है, ठीक उसी तरह जैसे गैस का विस्तार मात्रा में फिट होने के लिए होता है। एक विभाग अस्तित्व में तब आता है क्योंकि मतदाताओं या निर्वाचकों द्वारा इसकी सेवाओं की मांग की जाती है। मतदाता है और जो निर्वाचक है, इसकी सेवाओं की मांग की जाती है। यह मतदाता निर्वाचकों को सेवाएं प्रदान करता है। इस विभाग का बजट इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए जितनी अधिक सेवाओं की पेशकश की जाती है उतना ही अधिक बजट होता है। आगे देखते हैं। आगे एक विभाग अस्तित्व में तब आता है, ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं। मॉडल मानता है कि नौकरशाह स्व संबंधित वरीयताओं को संतुष्ट करके अपनी व्यक्तिगत उपयोगिताओं को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, और शीर्ष नौकरशाह विधायिका को बेचने का एजेंडा तय करते हैं। विभाग 2 प्रकार के होते हैं, पहला अर्जित राजस्व और दूसरा व्यय राजस्व। विभाग कितने प्रकार के होते हैं गाइस? अर्जित राजस्व और व्यय राजस्व विभाग। मॉडल का प्रस्ताव है कि एक व्ययकारी विभाग में शीर्ष नौकरशाह विभाग के व्यय बजट को अधिकतम करने का प्रयास करेगा, जिससे विभाग को क्या मिलेगी? प्रतिष्ठा मिलेगी, जिससे विभाग को प्रतिष्ठा। अब निस्कैनन के अनुसार विभाग द्वारा औसत सामाजिक लाभ एएसबी को औसत सामाजिक लागत, एएसबी का मतलब क्या है पता है आपको? एवरेज सोशल बेनिफिट। एएसबी का फुल फॉर्म है एवरेज सोशल बेनिफिट। एवरेज सोशल बेनिफिट एएससी। अब एवरेज कॉस्ट लागत, एएससी का फुल फॉर्म है एवरेज कॉस्ट, एवरेज सोशल कॉस्ट, ठीक है।
एवरेज सोशल कॉस्ट। तो ये सामाजिक लागत से तुलना करके व्यापार को अधिकतम किया जाता है। डाल्टन के एमएसबी इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट के दृष्टिकोण के विपरीत एएसबी इक्वल टू एएससी है। एवरेज सोशल बेनिफिट इक्वल टू एवरेज सोशल कॉस्ट है, ठीक है। अब इस प्रकार विभाग बिंदु तक सेवाओं को अधिक उत्पादन करता है। उपभोक्ता अधिशेष 0 है। निष्कानन बजट में उपभोक्ता अधिशेष कितना है गाइस? 0 है। ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्विज जब कराऊंगी आपको तो उसमें ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप इसको याद रखिए। हालांकि अप्रतिभूत हानि कुल अधिशेष के बराबर होगा जो एमएसबी के साथ एमएससी की समानता करके उत्पन्न हो सकता है। यह देखा जाता है कि यह Q0 स्तर पर उत्पादन करने के प्रयास के बजाय Q1 स्तर पर जाने का तरजीह देता है या अधिपूर्ति आवंटन क्षमता उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। भारत में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बहुत अधिक पाई जाती है जो लगातार विस्तृत होती रही है। समीक्षा समितियों ने उन्हें काट दिया, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के कारण वे फिर से सामने आ गए हैं। अब इस मॉडल में 5 प्रकार की परिकल्पनाएं हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और आप इस वीडियो में जितना मैं कराई हूँ उसे अच्छे से एक बार कम से कम रीड कर लीजिएगा गाइस। सिर्फ रीड करने से ही आपको क्वेश्चन का आंसर देने का आइडिया हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस इंक्लूड करती हूँ, इसलिए आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर माय चैनल गाइस। थैंक यू।